Assalamu alaikum everyone. Today I'll discuss about dissolution test and how it is performed on tablets. First of all, we must know the definition of dissolution. Dissolution is the property where a solute dissolve in a solvent to form a solution. जनरली हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है सोल्यूट की कि किस तक जाके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, जबकि डिसोल्यूशन इस प्रोसेस को कहते हैं। और अगर डिसोल्यूशन रेट की बात आ जाए तो रेट जहाँ भी आता है उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस दैट गोज इनटू द सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा और सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन क्या होगी। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ देखें, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है डिसोल्यूशन को। जनरली इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, अगर कोई चीज़ आप 25 डिग्री सेल्सियस पे डिज़ोल्व कर रहे हो तो उसकी डिसोल्यूशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे डिज़ोल्व कर रहे हो तो उसकी डिसोल्यूशन ज़्यादा होगी। अच्छा, डिसोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक पैडल मेथड होता है, दूसरा बास्केट टाइप होता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम बास्केट मेथड से। बास्केट मेथड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है। आप फिगर की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेसल है और वेसल के अंदर एक तरफ हमारे पास बास्केट है और दूसरी तरफ आपके पास पेडल है। अगर आप बास्केट मेथड यूज़ करोगे तो आप जो है ना टैबलेट बास्केट के अंदर प्लेस करोगे। बास्केट के अराउंड सीव लगा हुआ है जिसके थ्रू वो जो है ना डिजॉल्व होकर बाहर निकलेगी। और अगर आप पेडल मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली वेसल के अंदर टैबलेट को प्लेस कर दोगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे फिगर देखें तो हमारे पास जो है ना एक 1000 ml सिलिंड्रिकल वेसल्स आप देख सकते हैं। 8 तरह की वेसल्स इस ऑपरेटर्स में मौजूद हैं। ठीक है, ये 1000 ml सिलिंड्रिकल वेसल्स होती हैं और स्लाइटली कॉनकेव बॉटम होता है इनका। और ये जो इनर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है इनका, हाइट वेसल्स की 16 सेंटीमीटर होती है और इनसाइड डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। अब जितनी भी ये यहाँ पे वेसल्स मौजूद हैं इनके ऊपर एक फिटेबल कवर होता है जिसके 4 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल पोर्ट होता है वो उसका शाफ्ट मोटर होती है। ठीक है, शाफ्ट मोटर मतलब रॉड लाइक शेप जो है ना आपको नज़र आ रही होगी वो उसकी मोटर है। इसके अलावा जो बाकी 3 पोर्ट्स हैं उसमें से एक थर्मामीटर के लिए होता है, एक पोर्ट इसलिए होता है कि रिमूवल ऑफ सैंपल, और जो लास्ट पोर्ट है वो इसलिए होता है रिप्लेसमेंट ऑफ दैट सैंपल। मतलब एक तरफ हम रिमूव करेंगे सैंपल, जितना भी सैंपल आप रिमूव करोगे उतना ही आप उसमें फ्रेश मीडिया इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो आपके पास 4 पोर्ट्स हो गई, एक आपका सेंट्रल मोटर है, एक थर्मोमीटर के लिए टू एडजस्ट द टेम्परेचर, तीसरा पोर्ट आपका रिमूवल ऑफ सैंपल और लास्ट पोर्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, जितना सैंपल आप रिमूव करोगे उतना ही आपने फ्रेश मीडिया उसमें डालना है टू एडजस्ट द लेवल ऑफ द मीडिया। इसके बाद आप देखोगे कि जो आपकी मोटर है ना उसकी वेरिएबल स्पीड होती है 25 आरपीएम से 200 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। और मोटर को ऊपर या नीचे रेस किया जा सकता है उसकी बास्केट की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। बास्केट या फिर अगर आप पैडल मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए आपका जो मोटर है शाफ्ट मोटर आप उसको ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो। अब जो आपके पास रॉड है, शाफ्ट है, उसकी जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस है 6 मिलीमीटर। अच्छा, नीचे आप लोग देख सकते हैं एक पैडल पड़ा हुआ है, दूसरा आपके पास बास्केट है। अब ये जो बास्केट है ना इसमें आपके पास 40 नंबर मैश यूज़ होता है। 40 मैश का मतलब ये होता है कि इसमें 40 पोर्स हैं पर लीनियर इंच। ठीक है, 40 पोर्स हैं इसमें पर लीनियर इंच, 1 इंच के अंदर 40 पोर्स मौजूद हैं। और इस बास्केट जो हाइट है वो है 3.66 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 37 आपका टेम्परेचर है, उसमें आप वेरिएशन अलाउड जो है वो होंगी 0.5 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएशन अलाउड है। जबकि डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स में आप लोग देखोगे कि वहाँ पे वेरिएशन प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक अलाउड है। लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव मेथड है तो इसमें हमने थोड़ी सी भी वेरिएशन जो है ना उससे ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ही कम वेरिएशंस अलाउड हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, डिसोल्यूशन मीडिया हम जो यूज़ करेंगे वेसल के अंदर वो या तो एज स्पेसिफाइड मोनोग्राफ है, अदरवाइज 500 ml या फिर 900 ml आप यूज़ करोगे और डिसोल्यूशन मीडिया प्लेस करोगे आप वेसल के अंदर, जो कि और वो वेसल इटसेल्फ आप प्लेस करोगे वाटर बाथ के अंदर।
और वाटर बाथ का टेम्परेचर 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब आप स्टार्ट करोगे अपना एक्सपेरिमेंट। कैसे स्टार्ट करोगे? आप एक टैबलेट प्लेस करोगे हर बास्केट में, ठीक है। बास्केट के अंदर आपने टैबलेट प्लेस की, शाफ्ट मोटर को आपने उसके साथ अटैच करवाया है। अब क्या करोगे? उस बास्केट को आप इमर्स कर दोगे मीडिया के अंदर, ठीक है। अब मीडिया कौन सा होगा? वो हर टैबलेट के लिए स्पेसिफाइड होगा मोनोग्राफ के अंदर। अगर आप मीडिया ले रहे हो फिजियोलॉजिकल पीएच के लिए, फिजियोलॉजिकल पीएच होती है 7.4, तो आप फॉस्फेट बफर 7.4 यूज़ करोगे। अगर आप गैस्ट्रिक मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आप 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब जब आप उसके अंदर अपना मोटर अटैच कर दिया आपने, बास्केट अपनी सब कुछ आपकी असेंबली सेट हो गई है, लेकिन अब आपने क्या करना है कि उसका आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है कि जो है ना आपका बॉटम ऑफ द वेसल और द बास्केट जो बीच में डिस्टेंस होगा ना वो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर की वेरिएशन के साथ जो बास्केट है उसका जो बॉटम है वहाँ का और जो वेसल का बॉटम है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब आपकी जो मोटर है वो अपनी जो है ना स्पीड, रोटेशनल स्पीड होगी उसकी एज स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ। यूजुअली उसकी 50 to 100 RPM तक स्पीड होती है। सैंपल को आप विड्रॉ करोगे स्पेसिफाइड इंटरवल्स के साथ, ठीक है। आपने टैबलेट प्लेस कर दी, मोटर को स्टार्ट कर दिया, अपनी हाइट एडजस्ट कर दी। इसके बाद आपने जो स्पेसिफाइड इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल्स, उसके बाद अपने सैंपल को विड्रॉ करना है। पहला सैंपल आपने 0 टाइम पे लेना है। इसका मतलब ये होगी कि उसमें ड्रग 0 है। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आपकी ड्रग डिजॉल्व होती जाएगी, आप अपना सैंपल कलेक्ट करते जाओगे और उसके बाद आप उसको जो है ना एनालाइज करोगे और उसका एक ग्राफ बनाते जाओगे कि सपोज 30 मिनट्स तक इतनी हमारी ड्रग डिजॉल्व हुई, 1 आवर के बाद इतनी डिजॉल्व हुई, 2 आवर, 3 आवर, जितने भी आपके पास आप स्पेसिफाइड इंटरवल्स ऑफ टाइम है आपने उसमें ड्रग चेक करनी है। लेकिन आप जितनी भी ड्रग चेक करोगे वो कम्युलेटिव % होगी। मतलब पिछली जितनी भी ड्रग थी अगर आपने 1 आवर पे चेक किया है तो 30 मिनट्स में जितनी आपकी ड्रग डिजॉल्व होगी वो भी उसमें आप एड अप करते जाओगे, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी जितनी भी टोटल ड्रग थी 100% ड्रग आपकी रिलीज हो जाए, उसका फिर आप ग्राफ बनाओगे। अब अगर आपने सैंपल रिमूव किया है, सैंपल को रिमूव करके उसमें से कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कैसे फाइंड आउट करोगे? उसका डिफरेंट मेथड्स हो गए। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हो, टाइट्रेशन मेथड कर सकते हो, या फिर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो। सपोज आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हो, आपने अपना सैंपल रिमूव किया है सैंपल उसमें से, वेसल में से। अब उस सैंपल को आपने फिल्टर किया, उसको एनालाइज किया। जब आप एनालाइज करते हो तो आप जो है ना उसको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्लेस करते हो, उस वहाँ पे आपको इसकी एब्जॉर्बेंस पता चलेगी, ठीक है। जब उसकी एब्जॉर्बेंस पता चलेगी उसमें से आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे थ्रू कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व से आपने जब उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की तो उसको आप कन्वर्ट करोगे कितने % ड्रग रिलीज हुई है फ्रॉम द टोटल ड्रग, ठीक है। % ड्रग रिलीज का फिर आप एक ग्राफ बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपने इन विट्रो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कितने टाइम के साथ कितनी ड्रग रिलीज हुई है, आपने उसका एक ग्राफ बनाना है। अब आप क्या करोगे? उस ग्राफ को आप इन विवो भी उसको कंपेयर कर सकते हो। इन विवो कंपेयर करने के लिए आप IVIVC मेथड यूज़ करते हो, जिसमें आप इन विवो आप ड्रग अपने किसी भी बॉडी को देते हो, किसी वॉलंटियर को देते हो, और डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ बाद जो है ना आपने उससे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना है और कितनी % ड्रग एब्जॉर्ब हुई है पर यूनिट टाइम, उसका ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ को आप कंपेयर करोगे अपने इन विट्रो वाले ग्राफ के साथ, ठीक है। अच्छा, आपने ये जो टेस्ट परफॉर्म किए आपने 6 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म किए है, ठीक है। 6 टैबलेट्स को आपने हर बास्केट में डाल दिए। आपने 6 बास्केट्स में एक एक करके एक टैबलेट्स डाल दिए, उसको अपना ऑपरेटर्स को स्टार्ट किए और डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ आपने उसकी जो है ना सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। और जितने सैंपल्स कलेक्ट करोगे उतने ही, अगर सपोज आपने 5 ml सैंपल लिया है 30 मिनट्स बाद, तो उसी वक्त आपने 5 ml फ्रेश मीडिया भी उस वेसल के अंदर इंसर्ट कर देना है। अच्छा, अगर आपने 6 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म किया है और अगर आपकी 6 की 6 रिजल्ट सही दे रही हैं तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 टैबलेट्स जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रही, तो आप क्या करोगे? मज़ीद 6 टैबलेट्स पे यही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करोगे। टोटल आपके पास अब 12 टैबलेट्स हो गई। अब 12 में से 10 टैबलेट्स मस्ट जो है ना अपने रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, ठीक है। नॉट लेस देन 10 आउट ऑफ 12 टैबलेट्स शुड मीट रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ, ठीक है।
जो भी मोनोग्राफ में उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितनी उसकी डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी होगी, कितनी उसका परसेंट ड्रग रिलीज होगी इतने टाइम बाद, वो हर ड्रग की डिफरेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट्स को सारी की सारी टैबलेट्स मीट करें। अगर एक या दो टैबलेट्स मीट नहीं करी तो हम मजीद 6 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब टोटल 12 में से 10 टैबलेट्स ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटस 2। ऑपरेटस 2 और ऑपरेटस 1 दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपके पास डिफरेंस ये है कि आपके पास बास्केट की जगह पे यहाँ पे आपके पास होगा पैडल। ठीक है, अब पैडल होगा तो आप जो टैबलेट है वैसे इसके अंदर डायरेक्टली डाल दोगे। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि मतलब कौन सी टैबलेट्स के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। उसमें एक तो ये है कि अगर आपके पास डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हैं, सॉरी नॉन डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हैं, तो आपके पास जो ऑपरेटस 1 है ना वो ज़्यादा सूटेबल मेथड है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटस 2। लेकिन अगर आपके पास ऐसी टैबलेट्स हैं जो जिनके अंदर गम प्रेजेंट है तो आप उसके लिए ऑपरेटस 1 यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जो गम कंटेनिंग टैबलेट्स होंगे वो क्लॉग कर जाएंगी मैश को। तो ऐसे केस में आप ऑपरेटस 2 यूज़ करोगे जिसमें पैडल यूज़ होता है। ठीक है, फ्लोटिंग टैबलेट्स अगर आपके पास हैं तो ऑपरेटस 1 बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि उसमें आप बास्केट के अंदर फ्लोटिंग टैबलेट्स को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेटस 2 है तो आप ऐसा कर सकते हो कि फ्लोटिंग टैबलेट्स के ऊपर एक सिंकर अटैच कर दोगे। ठीक है, सिंकर को फ्लोटिंग टैबलेट्स के ऊपर आप रख दोगे। हेलिक्स सिंकर आप यूज़ करोगे, फ्लोटिंग टैबलेट्स के ऊपर रख दोगे, जिसकी वजह से जो टैबलेट्स हैं वो फ्लोट नहीं करेंगी और इजीली आपकी डिसोल्यूशन जो है ना परफॉर्म हो जाएगी। ये डिफरेंट तरह के आपके पास ऑपरेटर्स हैं यूएसपी में भी और बीपी में भी। अगर आप ऑपरेटस 1 देखो यूएसपी में तो वो रोटेटिंग बास्केट टाइप है जो अभी आपने पढ़ा है। ऑपरेटस 2 पैडल मेथड है। 3 आपके पास रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है। 4 फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर डिस्क, सिलेंड्रिकल मेथड, रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। अगर आप बीपी में देखो ब्रिटिश फार्माकोपिया में एक आपके पास वही रोटेटिंग बास्केट है जो अभी आपने पढ़ा, उसके बाद पैडल मेथड है और थर्ड आपके पास फ्लो थ्रू सेल है। मोस्टली आपके पास जो लैब्स में अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट उनमें या तो पैडल मेथड होता है या फिर बास्केट मेथड होता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे जितने भी डोजेज फॉर्म है अदर देन आईवी रूट्स, उसमें क्या होगा कि ड्रग डिसोल्यूशन ज़्यादा होगी अगर, तो आपकी अल्टीमेटली ड्रग एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर। और अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम डिसोल्यूशन के थ्रू बायोअवेलेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Dissolution is considered one of the most important quality control tests performed on pharmaceutical dosage form and is now developing into a tool for predicting bioavailability। ठीक है, आपकी डिसोल्यूशन प्रोफाइल अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि डिसोल्यूशन की ड्रग की एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर ड्रग की एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखो डिसोल्यूशन बिहेवियर ऑफ द ड्रग्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन देयर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ये इस तरह से होता है कि जिन ड्रग की डिसोल्यूशन प्रोफाइल अच्छी होती है तो जाहिर है उनकी एब्जॉर्बेंस अच्छी है तो वो ईजिली अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन ऐसी ड्रग जिनकी डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती और उनको अगर ओरली दिया जाए तो उनकी अल्टीमेटली फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। A direct relationship between in vitro dissolution rate of many drugs and their bioavailability has been demonstrated and is generally referred to as in vitro in vivo correlation। अच्छा, in vitro in vivo correlation मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आप इन विट्रो डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स के थ्रू अपने ड्रग की डिसोल्यूशन प्रोफाइल बनाते हो। वो कैसे बनाते हो, आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ परसेंट ड्रग रिलीज को फाइंड आउट करना है और उसका एक ग्राफ बनाओगे। एक्स एक्सिस पे आप टाइम रखोगे और वाई एक्सिस पे परसेंट ड्रग रिलीज। अब कितने टाइम के साथ कितनी ड्रग रिलीज हुई है उस ग्राफ को आप कहोगे कि आपका इन विट्रो परसेंट ड्रग रिलीज ग्राफ है। दूसरी तरफ आप इन विवो क्या करोगे कि आप किसी भी वॉलंटियर को वही सेम ड्रग दोगे और फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ ब्लड सैम्पलिंग करोगे और फिर ब्लड को एनालाइज करोगे और परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम रख लिया, वाई एक्सिस पे आप परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब देखोगे और उसका ग्राफ बना लोगे। अब ये जो आपका इन विवो ग्राफ बना है परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब का और जो आपका इन विट्रो ग्राफ बना है परसेंट ड्रग रिलीज को, इसको आप आपस में अब कंपेयर करोगे। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर आपका लीनियर ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो नियर टू 1 है।
इस वजह से क्या होता है कि आप ये अपने प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। जितना आपके रिजल्ट इन विट्रो में अच्छे आए उतने ही आपके इन विवो में आने चाहिए और कंपेरेबल रिजल्ट्स होने चाहिए। जितनी ड्रग डिजॉल्व हो रही है इन विट्रो में उतनी ही ड्रग एब्जॉर्ब होगी इन विवो में, ठीक है। परसेंट ड्रग रिलीज इन विट्रो को आप कंपेयर करोगे परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब इन विवो, और इसकी जो कोरिलेशन होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि ये चीज़ प्रिडिक्ट करिए बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। अच्छा, as drug absorption and physiological availability are largely dependent upon having a drug in dissolved state, so suitable dissolution characteristics are important property ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री ड्रग प्रोडक्ट। जब भी आप ड्रग प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आपने ओरली उसको देना है तो आपके लिए ये चीज़ मस्ट है कि उसका डिसोल्यूशन प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोफाइल अच्छा होगा तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, उसकी फिजियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी, और इसकी जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छी तरह से अपने सेटिस्फैक्ट्री ड्रग प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड थैंक यू।